प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम गृह विज्ञान विषय का अध्याय 17 जिसका नाम है सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं और उनसे बचाव पढ़ रहे थे। इस अध्याय का एक लेक्चर कल हो चुका था जिसमें हमने पढ़ा था कि सामान्य घरेलू दुर्घटना किसे कहते हैं और यदि ये घटनाएं घट जाएं तो हमें उनका सामना किस तरह से करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के विषय में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि चोट लगना और रक्तस्राव, जल जाना या नाक से खून बहना। इनके उपचार के बारे में या इन दुर्घटनाओं के बारे में हम कि यदि ये दुर्घटनाएं घट जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हमें पढ़ना है अम्ल अथवा क्षार से जल जाना। बच्चों, अम्ल अथवा क्षार से जल जाना, कभी कभी घर में भी इस तरह के पदार्थ रखे होते हैं। लापरवाही के कारण या अज्ञानतावश कभी कभी हम इनके संपर्क में आ जाते हैं और जलने की घटना घट जाती है। अम्ल अथवा क्षार से जब जलते हैं तो इसका जला हुआ बहुत भयानक होता है, तुरंत ही इसके उपचार की आवश्यकता होती है। अम्ल अथवा क्षार के अंतर्गत गंधक, पोटास, सोरे का अम्ल और तेजाब इत्यादि घर में रखे रहते हैं। तो इनसे कभी कभी जब हमें पता नहीं होता तो इनके संपर्क में आते ही तुरंत जलने की घटना घट जाती है। यदि हम अम्ल और क्षार से जल जाते हैं तो दोनों ही स्थितियों में भिन्न भिन्न उपचार की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि अम्ल से जल गए हैं तो अम्ल से जले हुए स्थान पर हमें तुरंत क्षार का हल्का घोल धीरे धीरे डालना चाहिए और जले हुए स्थान को किसी दूसरे व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो जो दूसरा व्यक्ति छुएगा उसका भी शरीर का अंग जल सकता है। दूसरी बात है कि यदि क्षार से जल गए हैं तो क्षार से जलने वाले स्थान पर अम्ल का हल्का घोल धीरे धीरे डालना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्षार से जले हुए स्थान को किसी दूसरे व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, अन्यथा दूसरा व्यक्ति भी जल जाएगा। इस प्राथमिक उपचार के बाद यह भी देखना है कि यदि अम्ल अथवा क्षार से ज़्यादा जला हुआ व्यक्ति है तो प्राथमिक उपचार करने के बाद तुरंत उसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अब दूसरी, इससे आगे की घरेलू दुर्घटना है पानी में डूब जाना। कभी कभी बच्चों, पानी में डूबने की दुर्घटना नदी, नाले, नहर, तालाब आदि स्थानों पर हो सकती है। ऐसी दुर्घटना बस दुर्भाग्यवश अथवा आत्महत्या के प्रयास के फलस्वरूप ही हो सकती है। बच्चों, या तो कोई व्यक्ति पानी में कब डूबता है, या तो पानी में अचानक ही कोई डूब जाए, अपने आप को ना संभाल पाए, नहाते हुए अपने आप को ना संभाल पाए, तेज पानी का बहाव आए तो वह पानी में डूब सकता है। या दुर्भाग्यवश यदि हमारा भाग्य साथ ना दे उस समय तो पानी में डूबने की घटना हो सकती है। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि डूबने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या की हो तो वह यह जो है पानी में डूबने की घटना होती है। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति पानी में डूबा है तो यदि आपने उसे देख लिया है तो आप उसे बचाने का प्रयास करेंगे। प्रयास कैसे करेंगे कि यदि तैरना आता है तो आप उसे तैर कर पानी में कूद कर तैर के तुरंत बचा के लाएंगे। लेकिन यदि तैरना नहीं आता तो अन्य माध्यमों से, जैसे कि आप रस्सी फेंक कर उससे कह सकते हैं कि रस्सी पकड़ो, और आप एक रस्सी का छोर डूबने वाला व्यक्ति पकड़ेगा और एक रस्सी का किनारा आप पकड़ेंगे और उसे पकड़ के खींच लेंगे। लेकिन यदि उस समय रस्सी भी उपलब्ध ना हो तो कोई डंडी या बांस इत्यादि फेंक कर भी आप डूबे हुए व्यक्ति को पानी में से बाहर निकाल सकते हैं। पानी में से बाहर निकालने के पश्चात क्या उपचार करने हैं कि सर्वप्रथम डूबने वाले व्यक्ति के नाक व मुंह को साफ करना है। पानी में से डूबे हुए व्यक्ति को हमने या तो स्वयं तैर कर या रस्सी या डंडे के बांस के सहारे से यदि बाहर निकाल लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुरक्षित है। उसके बाद हमें यह भी देखना है कि उसके शरीर में अंदर फेफड़ों में पानी तो नहीं भरा है। यदि उसके शरीर में फेफड़ों में पानी भरा है तो उसका तुरंत हमें प्राथमिक उपचार करना है, उस पानी को बाहर निकालना है। पानी को बाहर निकालने के लिए सर्वप्रथम डूबे हुए व्यक्ति को हम क्या करेंगे कि उसकी नाक और मुंह दोनों को साफ करेंगे। साफ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पानी के अंदर जो भी गंदगी है वो सांस लेने
के कारण जो है नाक और मुंह में चली जाती है। इसके बाद व्यक्ति के पेट में से पानी निकालने का प्रबंध करना है। पानी निकालने के लिए बच्चों व्यक्ति को हम उसके कपड़ों को ढीला करेंगे। शर्ट पहनी हुई है तो बटन खोलेंगे और ढीला कर देंगे। व्यक्ति को उल्टा लिटाएंगे, कमर ऊपर और पेट नीचे की तरफ करके उल्टा लिटाएंगे और लिटाने के बाद उसको ऊपर से, उसकी कमर के ऊपर से उस पर दबाव डालना है। यदि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो तो कृत्रिम कमर पे से दबाव डालेंगे। दबाव डालने के बाद व्यक्ति के पेट में जो भी पानी भरा होगा वो मुंह के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। दूसरी परेशानी ये भी हो सकती है कि डूबे हुए व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। सांस लेने में दिक्कत आ सकती है बच्चों की यदि पानी भरा है, पानी निकालने के बाद भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है तो हम उसको बचाने के लिए कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया में क्या करेंगे कि हम या तो उसके छाती को दबाएंगे, ज़ोर ज़ोर से दबाएंगे जिससे कि उसको सांस आ जाए, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो भी उसके पास खड़ा है वो उसके मुंह में मुंह डालकर उसके अंदर उसको सांस दिलाने का प्रयास करेगा। यदि डूबे हुए व्यक्ति को गीले कपड़े उसके उतारने होंगे, हमें उसको कंबल आदि में रख कर उसके शरीर को गर्म करना होगा। यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति को उल्टा लिटा पाए तो मैंने आपको बता दिया। पेट में से पानी निकालने के बाद जब उसको सांस वाली समस्या हो रही है तो सांस दिलाने के बाद बच्चों रोगी व्यक्ति को कोई भी गर्म पेय पदार्थ पीने के लिए देना होगा। पेय पदार्थ का मतलब होता है जिसको कि पिया जा सके, जैसे कि गर्म पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, दूध इत्यादि। उसके बाद इतना सब कुछ प्राथमिक उपचार करने के बाद हमें पानी में डूबे हुए व्यक्ति को एक बार चिकित्सक के पास जरूर लेकर जाना होगा। इसके बाद अगली सामान्य घरेलू दुर्घटना आती है मूर्छा। मूर्छा शब्द का अर्थ होता है बच्चों बेहोशी। कभी भी व्यक्ति होता है कि व्यक्ति को कभी भी मूर्छा हो अथवा बेहोशी जो है वो एक सामान्य रूप से घटित होने वाली घटना है। आपने बच्चों 8th क्लास तक या अभी भी कभी बार ऐसा भी होता है कि असेंबली हो रही है, कभी तो बच्चे भूख की वजह से या कभी तेज़ धूप की वजह से जो हैं बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये केवल धूप या भूख ही इसका कारण नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि चोट लगने से भी बेहोशी आती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई सदमा लग गया तो भी वो बेहोश हो जाता है। भोजन की कमी से खाली पेट हैं तो भी जो है मूर्छा आ जाती है। अब इसके क्या लक्षण हैं मूर्छा के? मूर्छा आते ही व्यक्ति का चेहरा जो है वो एकदम पीला हो जाता है। चेहरे तथा शरीर पर जो है वो ठंडा पसीना आने लगता है। श्वास गति घट जाती है। श्वास गति का मतलब है सांस लेने की जो गति होती है, गति का मतलब चाल। सांस लेने की जो गति है वो घट जाती है। सामान्य रूप से व्यक्ति जो है बच्चों 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। लेकिन यदि व्यक्ति शारीरिक वर्क कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है या कुछ भी शरीर से काम कर रहा है तो उसकी सांस लेने की जो ये गति है ये 15 से 18 से और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति को बेहोशी हुई है तो उसकी सांस लेने की जो ये गति है ये घट जाती है तथा हाथ पांव शिथिल हो जाते हैं। शिथिल का मतलब है उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। रोगी के चारों ओर रोगी व्यक्ति को क्या होता है कि जब उसको मूर्छा आने लगती है तो उसे चारों ओर से कुछ भी स्पष्ट रूप से, स्पष्ट का मतलब है साफ साफ उसको दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। और इसके साथ साथ रोगी व्यक्ति को चक्कर भी आने लगते हैं और एकाएक वह जमीन पर गिर जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है तो उसके ये लक्षण हमने पढ़ लिए हैं कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, आंखों के आगे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, श्वास की गति कम हो जाती है, चेहरे तथा शरीर जो है पर ठंडा पसीने आने लगता है, हाथ पांव शिथिल हो जाते हैं। इसके बाद अब हमें रोगी मूर्छित व्यक्ति के क्या उपचार करने हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो मूर्छित व्यक्ति को शीघ्र ही आराम वाली इस अवस्था में लिटा देना चाहिए। दूसरी बात, उसे इस प्रकार से लिटाना चाहिए कि उसके पैर
सिर से ऊंचे रहें। सबसे पहले मूर्छित व्यक्ति को यदि वह कहीं बीच सड़क पर मूर्छित हो गया है या धूप वाले स्थान पर मूर्छित हो गया है, तो सबसे पहले उसको बीच सड़क से हटाकर, बीच सड़क पर तो नहीं छोड़ेंगे ना हम मूर्छित व्यक्ति को, तो ट्रैफिक आने जाने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले उसे बीच सड़क से, यदि सड़क पर मूर्छा आई है तो आप उसको सबसे पहले सड़क के किनारे लाएंगे, पेड़ के नीचे, और उसको इस स्थिति में लेटाएंगे जिसमें उसको आराम मिले। दूसरी पोजीशन ये है कि उसका पैर ऊपर तथा रोगी व्यक्ति का सिर थोड़ा नीचे रखेंगे। इससे सिर व मस्तिष्क में रक्त का संचार होने लगेगा। रक्त का संचार, रक्त मीन्स बच्चों आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार और बता देती हूँ। रक्त मीन्स होता है खून और संचार मीन्स होता है ब्लड का सर्कुलेशन, यानी कि सिर की तरफ जो है सर ब्लड जाने लगेगा। रक्त का सामान्य संचार होते ही मूर्छा दूर हो जाती है। मूर्छित व्यक्ति को खुली हवा में रखना चाहिए। दूसरा उपचार हम क्या करेंगे? पहला उपचार तो उसको सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएंगे। दूसरा, उसको इस आरामदायक स्थिति में लिटाएंगे, सिर थोड़ा नीचे और पैर थोड़े ऊपर रखेंगे, जिससे कि उसके मस्तिष्क में ब्लड का संचार होने लगेगा। दूसरी स्थिति में क्या हम उपचार करेंगे कि रोगी व्यक्ति को खुली हवा में लिटाएंगे, जिससे कि उसके आस पड़ोस के लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं हो। खुली हवा में लिटाएंगे और साथ ही साथ रोगी व्यक्ति के पास जो भी भीड़ एकत्रित हो रही है उसको दूर कर देंगे, जिससे कि रोगी व्यक्ति को साफ हवा मिल सके, स्वच्छ और साफ हवा मिल सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूर्छित व्यक्ति का शरीर जो है सामान्य से ठंडा होने लगता है। सामान्य का मतलब है सामान्य टेम्परेचर जो है उसका नहीं रहता और उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगता है, तो उसका शरीर ठंडा होने लगता है। ऐसे में मूर्छित व्यक्ति को कंबल आदि से ढक कर रखेंगे। यदि बेहोश व्यक्ति का शरीर जो है ठंडा हो रहा है तो उसके शरीर को हम कंबल से ढकेंगे, साथ साथ उसके हाथ पैरों की मालिश करेंगे, जिससे कि उसके हथेली और पैर गर्म हो जाएं। मूर्छित व्यक्ति को होश में लाने के लिए स्मेलिंग साल्ट भी सुंघाया जा सकता है। यदि मूर्छित व्यक्ति की सांसें रुकती हुई प्रतीत हो तो उसे कृत्रिम रूप से श्वास दिलाना चाहिए। बच्चों, कृत्रिम रूप से श्वास दिलाने की जो है 3 तरह की विधियां होती हैं। एक तो सेफर विधि होती है, दूसरी सिल्वेस्टर विधि होती है और तीसरी लाबार्ड विधि होती है। इन तीनों विधियों का उपयोग यदि कोई वहाँ पर इन तीनों विधियों के बारे में जानकार व्यक्ति है तो वह कृत्रिम श्वसन दिलाने की इन तीनों विधियों में से किसी भी एक विधि का उपयोग करके रोगी व्यक्ति को जो है सांस दिला सकता है। व्यक्ति के चेहरे पर, अब उसकी यदि सामान्य मूर्छा है तो व्यक्ति के चेहरे पर जो है ठंडे पानी के छींटे मार के भी मूर्छा दूर की जा सकती है। मूर्छित व्यक्ति को जब होश आ जाए तो उसको हमें गर्म चाय और दूध भी पिलाना चाहिए। बच्चों, कभी भी जैसा कि मैं महसूस करती हूँ, यदि मेरी तबीयत बिगड़ती है तो मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, तो मुझे चाय पी के बहुत आराम मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद तबीयत बिगड़े तो चाय या गरम गरम दूध पी लेना चाहिए, तो काफ़ी आराम मिलता है ना। इसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है मिर्गी का दौरा। मिर्गी का दौरा बच्चों, ये जो दौरा पड़ने की घटना है, ये ऐसी घटना होती है कि कहीं पर भी, किसी भी जगह, कभी भी, कहीं पर भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों को तो ये दौरे यदा कदा ही आते हैं। यदा कदा का मतलब है कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्तियों को दौरे ये बहुत जल्दी जल्दी पड़ते हैं। तो इनके क्या लक्षण हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मिर्गी वास्तव में एक रोग है तथा जिस व्यक्ति को यह रोग होता है उसे प्राय हर इस रोग के दौरे पड़ते रहते हैं। बच्चों, मिर्गी का दौरा जो होता है, आप लोगों ने इसके विषय में सुन भी रखा होगा। तो ये जो है मिर्गी वास्तव में एक प्रकार का रोग है, रोग यानी कि बीमारी है, तथा जिस व्यक्ति को यह रोग होता है उसे प्राय इस प्रकार के दौरे पड़ते रहते हैं। कुछ व्यक्तियों में से यह रोग बिल्कुल वंशानुगत भी होता है। कुछ व्यक्तियों में जो ये मिर्गी का दौरा पड़ने का रोग है, बीमारी है, ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब होता है बच्चों कि यदि परिवार में हमारे से बड़ों को किसी को ये दौरे पड़ते हैं तो उनके बच्चों में भी ये दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है।
तो इस तरह से ये हमारी बीमारी जो है ये वंशानुगत कहलाती है कि यदि हमारे पेरेंट्स को हो रही है तो हमें भी हो। तो इस तरह का यदि सिम्टम नज़र होते हैं तो ये वंशानुगत कहलाता है। इस मिर्गी के दौरे के क्या लक्षण हैं कि मिर्गी का रोगी कभी भी कहीं भी खड़े खड़े या बैठे ही बैठे एकदम मूर्छित हो जाता है। मूर्छित यानी कि बेहोश हो जाता है। पहला लक्षण है मिर्गी के दौरा पड़ने का कि इस तरह का व्यक्ति जो है कभी भी कहीं पर भी या तो खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, यदि बैठा है तो वह बैठे बैठे भी बेहोश हो जाता है। दूसरा, मिर्गी के रोगियों को दौरा पड़ने से पूर्व शरीर में एक प्रकार की ऐंठन तथा बेचैनी सी हुआ करती है। बच्चों, जब किसी व्यक्ति को इस तरह की मिर्गी की बीमारी होती है तो उसको दौरा पड़ने से पूर्व उसके शरीर में एक प्रकार की ऐंठन, ऐंठन का मतलब है अकड़ाहट या बेचैनी सी शुरू हो जाती है। मिर्गी के रोगों को जैसे ही मूर्छा का दौरा पड़ता है वैसे ही उसके जबड़े कसकर भींच जाते हैं। बच्चों, जिस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उस समय जो उसके ये जबड़े होते हैं, मसूड़े होते हैं, ये दोनों ऊपर नीचे के मसूड़े बिल्कुल भींच जाते हैं और ऊपर तथा नीचे के दांत भी आपस में मजबूती से भींच जाते हैं। ऊपर नीचे के जो दांत होते हैं दौरा पड़ने वाले व्यक्ति के बहुत टाइट तरीके से बंद हो जाते हैं। दौरे की स्थिति में रोगी व्यक्ति को पसीना भी आता है तथा मुंह से कुछ झाग भी निकलते हैं। बच्चों, रोगी व्यक्ति का शरीर भी ऐंठ जाता है, दांत भींच जाते हैं, मसूड़े भींच जाते हैं तथा मुंह में से कुछ झाग भी निकलते हैं। दौरे की स्थिति में व्यक्ति की श्वसन गति भी सामान्य से घट जाती है। श्वसन गति का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। श्वसन गति की क्रिया तभी पूरी होती है जब सांस भी लिया जाए और छोड़ा भी जाए। सामान्य व्यक्ति जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन क्रिया करता है, लेकिन रोगी व्यक्ति की जो ये श्वसन की क्रिया है ये घट जाती है, यानी कि 15 से 18 बार नहीं होता बल्कि उससे कुछ कम हो जाती है। व्यक्ति अपनी आंखों को बंद रखता है परंतु हाथ पैरों को अस्त व्यस्त ढंग से इधर उधर झटकने लगता है, क्योंकि रोगी मिर्गी के दौरे पड़ने वाले व्यक्ति को बच्चों होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, ना ही उसके शरीर में कोई उसे एहसास होता है कि मैं हाथ पैर पटक रहा हूँ तो मेरे चोट लग रही है। इस तरह की उसे कुछ फीलिंग नहीं होती, तो वह अपने हाथ पैरों को इधर उधर, गर्दन को इधर उधर करता है। अब आता है कि मिर्गी का दौरा पड़ने वाले व्यक्ति का हमें क्या उपचार करना है। मिर्गी के रोगों का व्यवस्थित उपचार संभव है तथा अच्छे चिकित्सक द्वारा नियमित उपचार से यह रोग समाप्त हो जाता है। पहला तो यही उपचार करना है कि इसको हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना है और डॉक्टर से इसका नियमित रूप का मतलब है लगातार इलाज कराना है जब तक डॉक्टर मना ना करे। परंतु मिर्गी का दौरा पड़ने की स्थिति में तुरंत कुछ उपचार एवं सहायता की आवश्यकता होती है, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, रोगी को सहारा देकर किसी चारपाई अथवा जमीन पर ठीक स्थिति में लिटा देना चाहिए। बच्चों, ये तो आपको सब रूप में करना ही है। यदि कोई सी भी घटना घट जाती है घर पर या बाहर तो सबसे पहले रोगी व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में लिटाना है। दूसरा, यदि गर्मी का मौसम है तो हवा भी की जानी चाहिए। यदि गर्मी के मौसम में मिर्गी का दौरा पड़ा है तो रोगी व्यक्ति को हाथ से, कपड़े से, यदि उस समय गत्ता, पंखा कुछ भी आपके पास उपलब्ध है तो आप उसकी हवा करेंगे। यदि व्यक्ति का जबड़ा जकड़ गया है तो उसे सावधानी पूर्वक खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए। मिर्गी का दौरा पड़ने पर बच्चों हमने उसके लक्षणों में पढ़ा कि रोगी व्यक्ति का जो जबड़ा है, ऊपर नीचे के दोनों जबड़े जो हैं टाइट रूप में भींच जाते हैं, तो हमें आराम से, जबरदस्ती नहीं, झटके इत्यादि मारकर नहीं उसका मुंह खोलना है, बल्कि आराम से उसका मुंह को खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए। जबड़े को खोलकर दांतों के बीच कोई लकड़ी, पेंसिल या चम्मच इत्यादि फंसा देनी चाहिए। इस उपाय द्वारा दांतों को बार बार भिंचने से जीभ के कटने की आशंका नहीं रहती। बच्चों, मिर्गी के दौरे में का एक लक्षण हमने पढ़ा था कि इसमें दोनों जबड़े भिंच जाते हैं। कभी कभी अचानक ऐसे जबड़े भिंचते हैं कि या तो गालों की खाल दांतों के बीच में आ जाती है या जीभ जो है वो हमारी दांतों के बीच में आ जाती है और कट जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना है कि रोगी व्यक्ति का जबड़ा जो है वो धीरे से खोलना है और खोलने के बाद वो दोबारा से झट से ना भींच ले। तो इसीलिए या तो कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो या पेंसिल हो, चम्मच हो, या आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध है जिसको कि आप उसके मुंह में फंसा सकते हैं, तो उसके मुंह में फंसा दीजिए, जिससे कि उसकी जबड़ा दोबारा ना भींचे और जीभ या बराबर के गाल उसके दांतों के नीचे ना आ जाएं।
मिर्गी के दौरे के प्रभाव से मूर्छित व्यक्ति को होश में लाने के लिए अमोनिया भी सूंघाई जा सकती है। यदि मूर्छित व्यक्ति को बेहोश इस मूर्छा से होश में लाने के लिए उसको अमोनिया भी सूंघा दें। यदि अमोनिया है तो सूंघा दें, लेकिन यदि नहीं है तो आप पानी के छींटे मारें, हवा करें, हाथ पैर मलें इत्यादि उपाय करें। उपर्युक्त उपायों के साथ ही साधारण मूर्छा को दूर करने के विभिन्न उपाय भी किए जा सकते हैं। यदि साधारण मूर्छा रह गई है, जबड़ा इत्यादि आपने खोल लिया है, तो उसके मूर्छा को दूर करने का उपाय करें। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारें, हवा करें, हाथ पैर मलें इत्यादि। तो इस प्रकार से मिर्गी के दौरे का सामान्य घरेलू उपचार करने के बाद तुरंत उसको चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए या फ़ोन के माध्यम से चिकित्सक को अपने घर ही बुला लेना चाहिए। ओके बेटा।